अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, माजी से सबक सीखने की बात तो हर कोई करता है मगर सीखता कोई नहीं। मुल्क की सियासत में हर आने वाली हुकूमत हमेशा अपोजिशन के खिलाफ वही हथकंडे अपनाती है जिसके ज़ेरे अताब वो अपने अपोजिशन के दौर में रहती है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कोई पार्टी नहीं टूटती, हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो शायद ठीक कहते हैं मगर मुल्क की सियासी तारीख पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी बेवफाई और हॉर्स ट्रेडिंग से भरी पड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जनरल जिया की कार्रवाइयां हो या फिर नून लीग के खिलाफ जनरल मुशर्रफ का कू, 2011 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उठान हो या फिर 2023 में पीटीआई की शिकस्त और एख्त, किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाना हो या फिर किसी चीफ जस्टिस से नजरिया ज़रूरत के तहत गैर आइनी इकदाम को आइनी करार दिलवाना हो, असम्बली के इजलास में नेम नंबर जो गेम है उसको पूरा करना हो या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए किसी अवामी हुकूमत का तख्ता उलटना हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने एक दूसरे को सड़कों पर घसीटना हो या फिर एक दूसरे के पेट फाड़ कर करप्शन से निकलवाने के बाद जाती उमरा और गड़ी खुदा बख्श में जाकर गले मिलने, दावतें खाने और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कहानी रकम करना हो। अवाम गवाह हैं, माजी से कभी किसी ने भी सबक नहीं सीखा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हर हुकूमत का दावा है कि उसने अवाम के लिए फलाही काम किए मगर अवाम आज भी रोजगार को तरस रहे हैं। महंगाई आज भी आसमान की बुलंदियों पर है। मुल्क की तारीख में गोल्ड और डॉलर की कदर कभी नीचे नहीं आ सकी और इसका ग्राफ दिन ब दिन हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। इस मुल्क में इंडस्ट्रीज के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, ज़राअत का भट्टा बैठ गया है, दस्तकारी और फनून लतीफ़ा का वजूद ही नहीं रहा। गरीब रोटी के दो निवालों के लिए तरस रहा है। गंदम से लेकर दालों तक, टेक्नोलॉजी से लेकर साइंसी ढांचों तक कोई भी चीज मुल्क में नहीं बन रही और इंपोर्ट पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर कर्ज या उधार लेकर भरने की कोशिश की जाती है। फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट का हजम रोज बरोज फैलता जा रहा है जिसकी वजह से मुआशी दिवालियापन और अदम इस्तेहकाम की बातें जोर पकड़ रही हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए मुल्क में सियासी इंतकाम या सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है मगर सियासतदान इस्तेहकाम की जानिब जाने की बजाय पिछले 75 बरसों से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और मुखालिफिन को एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाने और सबक सिखाने में मसरूफ़ हैं। आज भी सियासी जमातों की शिकस्त और रेख्त जारी है। आज भी MRD की तर्ज पर PDM बन जाती है। आज भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाकर हुकूमतों का तख्ता उल्टा जा रहा है। आज भी सियासी वफादारियां बदलकर नई सियासी जमातें, नए मुफादाती ग्रुप्स और फसली बटेरों की तरह के इलेक्टेबल्स को जमा करके बाजी पलटने की कोशिशें और काविशें की जाती हैं। नतीजा वही कि माजी से कोई सबक नहीं सीखा, अलबत्ता एक दूसरे को सबक सिखाया जाता है। इस तरह के हथकंडों से सियासी पार्टियां नहीं टूटती। हाँ, अलबत्ता पहले गरीब की कमर टूट जाती है, फिर मईशत टूटती है और फिर कोई सानेहा बपा होता है। वो कहते हैं ना कि बकौल शायर, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सियासी जमातों की जोड़ तोड़ कब ख़त्म होगी और मुल्क की सियासत में ये जो इस्तेहकाम जिसे हम कहते हैं ये कैसे और कब आएगा, इस पर मैं अपना पैनल आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से और मेंबर कौमी असम्बली है अली गौहर बलोच साहब और सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसहाक खाकवानी साहब भी मौजूद हैं। इसहाक साहब, आपकी तरफ मैं पहले आती हूँ, मुझे बताएं कि 9 मई को जो वाक़यात हुए उसको कंडेम करना चाहिए, उसकी मजम्मत करनी चाहिए, बनता है जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ? ये ज़्यादती नहीं है कि परवेज़ खटक साहब एक पार्टी अनाउंस करते हैं तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से और 57 लोग माशाल्लाह उसी घंटे में शामिल भी हो जाते हैं और 2 MPAs जो हैं वो जेल से पैरोल पर निकाले जाते हैं सिर्फ शिरकत करने के लिए। ये दोहरा मयार नहीं है? बीबी, आपने जितना अपने इंट्रोडक्शन में जितनी बातें की हैं, जिस तरफ भी आपने निशानदेही की है, उससे कोई आदमी भी इख्तिलाफ नहीं कर सकता। उसके अंदर हम सब
कसूरवार हैं, और जिसने ज़्यादा हुकूमत में हिस्सा लिया है वो दूसरे ही ज़्यादा कसूरवार है। इसके साथ तो कोई बहस की बात ही नहीं है। एक गुजारिश इतनी है कि जो हजरात इसमें मुलव्वस हैं उसमें लीडरान जो हैं उनका इतना होल्ड होता है पार्टी के ऊपर कि वो एक आदमी को रख भी सकते हैं और एक आदमी को निकाल भी सकते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टीज में अगर वो डेमोक्रेटिक की वजह से हुकूमत आने के लिए करते हैं, बनाते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं, अगर होते वो फर्द वाहिद है जो अपनी पार्टी लिहाजा खिलाफ भी नहीं करते कोई, और अगर कोई खिलाफ करे तो कहते ये लोटा, और अगर वो कोई जाकर कोई और काम करे। ठीक है इसहाक अकबरी साहब, अब मुझे थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है आपको सुनने में, क्योंकि सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप जवाब भी बड़े बखूबी दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा हम फिक्स कर लें। टिल देन मैं अली गौहर साहब की तरफ आती हूँ, आपसे भी ये सवाल करती हूँ। आप लोगों की हुकूमत ने कहा कि जो मुलव्वस है उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं, वी अग्रीड होना चाहिए, लेकिन एक पार्टी आपके साथ यानी एसएपीएम होते हैं आन चौधरी साहब, और एक पार्टी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर परवेज़ खटक साहब पार्टी बनाते हैं और आपके वजीर जो हैं वो ये बयान देते हैं कि जो पार्टी बनी है इसमें भी और बंदे आएंगे, यानी आप लोग खुद ऑब्लाइज कर रहे हैं। और उस जिस पार्टी जो बनी है उसमें दो ऐसे लोग के जो 9 मई के वाकयात में ऑलरेडी जेल में थे, उनको पेरोल पे निकालना, उस पार्टी में इजलास करवाना, ये आप लोग तो नहीं कर रहे होंगे, आपका कद काट तो इतना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि आपने एक जो शेर पढ़ा है कि वक्त करता है परवरिश परसों हादसा एकदम नहीं होता, तो आपकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह है कि यकीनी तौर पर पार्टियां ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर पार्टियां हों तो वो ख़त्म नहीं होती। देखना ये है कि एक पार्टी किस तरह से बनी, कब से उसकी सहूलतकारी शुरू हुई, किस किस तरह से लोग उसमें लाकर शामिल किए गए, फिर किस तरह से उस ग्रोह ने जो है वो एक मतलब है कि एक ग्रोह ने किस तरह से सियासी लिबादा ओढ़े रखा, फिर उस सियासी लिबादे के अंदर बैठकर किस तरह से मुल्क में एक इंतशार किसी कैफियत पैदा की, किस तरह से वो इदारों के ऊपर हमला आवर हुए, किस तरह से फिर उन्होंने सियासत में इंतशार पैदा किया, किस तरह से इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत होकर वोट चोरी करके उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, किस तरह से फिर अगले 10 साल की प्लानिंग शुरू हुई कि ईवीएम मशीनों के जरिए अगला इलेक्शन भी चोरी किया जाएगा, और ये सारा सिलसिला जो था ये रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा था। यही वजह थी कि पाकिस्तान को माशी तौर पर कमजोर हुआ, जिस तरह से आपने बलोच साहब मैं माजरत चाहूंगी, खता कलामी की माजरत चाहूंगी, इन सारी बातों ये सारी बातें मुझे हिफ्ज हो चुकी हैं, ठीक है, इन सारी बातों पे तो मैंने सवाल किया ही नहीं। मैंने सवाल एक बुनियादी किया कि वो जो 2 लोग पैरोल पे निकले हैं ये किसकी इमा पर निकले, कैसे निकले। एक संगीन जुर्म 9 मई को हुआ है जिसके आप भी खिलाफ खड़े हैं, मैं भी बीइंग पाकिस्तानी खिलाफ खड़ी हूँ, बदर साहब भी खड़े होंगे, इसहाक अकबरी साहब भी खड़े होंगे, तो मुझे बताइए ये करिश्मा कैसे हो गया कि आपकी हुकूमत और वो बाहर निकल आते। देखिए बात यह है कि जो लोग भी इन वाकयात में मुलव्वस हैं, आपको पता है कि इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ चुका है और ISPR का भी आ चुका है। ना सिर्फ वो लोग जो लोग इन वाकयात में मुलव्वस हैं, चाहे वो जो मर्जी पार्टी ज्वाइन कर लें या जिस मर्जी ग्रुप में चले जाए, वो चाहे वो वाकयात करने वाले हों या उनके सहूलतकार हों या बिल वास्ता या बिला वास्ता इस भयानक खेल में किसी का किरदार हो, आप देखेंगी और पाकिस्तान देखेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। हाँ, जब तक कोई मुल्ज़िम है, हो सकता है इसमें बेशुमार वो भी लोग हों कि जो अपनी सफाई पेश करें अदालतों के अंदर और दौरान तफ्तीश वो बेगुनाह साबित हो जाए। जाहिर है जब इतना बड़े वाक़यात होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के नाम आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ
कि एंड ऑफ द डे ऐसे लोगों में से किसी को भी, आपने ये भी तो देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दो पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए। तो अगर ये कहा जाए कि किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने से कोई वो बच जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बच जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि फवाद चौधरी, मैं आपको बता देती हूँ ना, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया जा रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करें। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके जवाब से, मेरा सवाल अब भी वहीं पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके बाद में आने वाले परवेज खटक साहब एक पार्टी बनाते हैं, कल बनाते हैं और आज ये खबरें अखबार में छप जाती हैं, वो तो आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए फिर कि वो अपने बंदे निकाल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप लोगों की हुकूमत नहीं थी, पीटीआई की थी, तो आप लोग कहते थे कि पैरोल पे बाहर निकाले, इजलास पे जाना, ख्वाजा सादर रफीक साहब ने, वो निकलते नहीं थे। तो उसका मतलब है कि वो पार्टी जो बनी है या बनाई गई है वो आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए, बात यह है कि पैरोल पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किसी कोई मुकदमा किसी पर से खत्म कर दिया गया है? क्या किसी को कोई क्लीन चिट मिल गई है? क्या वो लोग, मैंने आपको 2-3 लोगों की मिसाल दी है, अगर आप कहें तो मैं उनको आपके प्रोग्राम में नाम भी बता सकता हूँ, जिन्होंने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, शमूलियत इख्तियार करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ। तो इसका मतलब ये बड़ा गवर्नमेंट का भी और आईएसपीआर की तरफ से, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इदारे, उनकी तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। जो लोग इन वाकयात में मुलव्वस होंगे उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। पैरोल पर रिहा होने का मकसद ये नहीं है कि किसी को छोड़ दिया गया है या वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, या हाँ ये जरूर है कि कोई मुल्जिम है उसको सफाई का मौका जरूर दिया जाएगा। अगर वो बरी जुम्मा होता है तो बिल्कुल उस किसी के साथ जाती ठीक है। गौर साहब गॉट योर आंसर। ठीक है, मैं जुल्फिकार साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं। अली मोहम्मद खान साहब को पकड़ा जाता है, कोई लिंक है या नहीं है सामने नहीं आया, मगर एक के बाद एक जुल्फिकार साहब मुकदमात होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। मसला क्या है? 9 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आधी से ज़्यादा क़यादत जो है वो शिफ्ट कर देती है, चेंज हो जाती है, चली जाती है किसी और जमात में, उनके मुकदमात हट जाते हैं, उतार दिए जाते हैं उनके सर से। लेकिन ये जो 2 अशखास का मामला है, परवेज़ खटक साहब का मामला है, आप लोग तो इत्तेहादी हैं इन लोगों के, आप लोगों के लिए ये अचंभे की बात है या आप लोगों को भी पता है कि थोड़ा भी वस नहीं चलता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो आपका पॉइंट है ना, इट इज़ वेरी पर्टिनेंट। मैं तो इसके अंदर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। इस मुल्क में जब तक ताकतवर, कमज़ोर, अमीर और गरीब के लिए एक बराबर कानून नहीं ना होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर ये मसाइल चलते रहेंगे कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे आप पैरोल पे निकाल के ले आए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आप बंदों को अंदर रखें। ये ज़रूरत के तहत पैरोल। देखिए, ये तो फिर वहाँ पे केयर टेकर एक गवर्नमेंट है और वो डीसी एक केयर टेकर गवर्नमेंट के मतहत चल रहा है और केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के मतहत है। इलेक्शन कमीशन किसके मतहत है ये आप देख लें, इसके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें। मैं बड़ी मासूम हूँ, मुझे नहीं पता, आप मुझे जरा खोल के बताएं। हमें तो हमें केपी के जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो लाहौर में बैठे हैं। या मैक्सिमम बात है फेडरल गवर्नमेंट तक हमारी रसाई है। यानी आप इस बात को मानते हैं कि जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर बंदे भी बाहर से आ जाते हैं, चाहे उन पर 9 मई जैसे संगीन वाकयात का इल्जाम हो? आप मानते हैं इस बात? देखें, 9 मई का जो वाकया है ना, वो बंदे बाहर से नहीं आए, वो तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के तहत मामला हुआ है। जेल से ये जो 2 नाम है, जेल से मलिक वाजिद साहब एमपीएज हैं और वसीम साहब, ये जो 2 बाहर निकले हैं बंदे बाहर। देखिए, मैं तो आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग ओवर के ये लोग बाहर क्यों आए हैं, ये कैसे आए हैं। मैं तो आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि देखिए, जब जरूरत पड़े तो फिर किसी को भी बाहर बुलाया जा सकता है। ये तो नजरिया ज़रूरत का खेल है। इस मुल्क में अगर जस्टिस मुनीर साहब से लेके या उमर अता बंदियाल साहब तक अगर ज़रूरत चलता रहेगा तो फिर ये मुल्क के अंदर आपके सामने, मैंने तो बड़ी बात की है, मैंने प्रिसाइज एब्स्ट्रैक्ट दिया है कि अमीर गरीब, ताकतवर और कमज़ोर सबके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, फिर एक बराबर होना चाहिए। फिर आप देखेंगे ये जो प्रॉब्लम्स आप हाईलाइट कर रही हैं, इश्यूज कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़े में अगर कोई इन्वॉल्व है, बाहर आ जाता है तो फिर आना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तो फैसला करने वाले कुव्वतों को
और उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो उस वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं फिर उनको बाहर क्यों लेके आते हैं, फिर उनको भी उसी तरीके से सजा दें जिधर बहुत सारे ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो कि इसके अंदर शामिल थे। ठीक है, इसका फिर मतलब किसी के साथ रियायत गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसहाक खाकवानी साहब, कैन यू हियर मी? मुझे आवाज आ रही थी। मैं खाकवानी साहब आपसे दोबारा ये सवाल करती, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ठीक कहते हैं कि जो आइन बनता है मुल्क में वो ताकतवर को फैसिलिटेट करने के लिए बनता है। या उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हद तक मैं तो समझता हूँ कि वो सही है, और उसी वजह से ये नारा भी बना था इमरान खान साहब का कि जी ये इंसाफ सबके लिए हो। मगर जब उनको ये मौका मिला और हुकूमत 4 साल उनकी रही और सूबे में भी KPK में भी 9 साल रहे वो, तो वहाँ पर उसका इतलाक तो नहीं हो सका, उसमें तो कोई उनकी काविश भी नहीं हुई और रिजल्ट भी कोई ऐसा नहीं निकला। और हम लोग उसी तरीके से नारा और अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भी। ठीक है, लेकिन खाकवानी साहब ये मैं इस मामले में क्या, बल्कि क्या मैं हक बजाने हूँ ये कहते हुए कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है उसको मैं बार बार कह रही हूँ कि हम कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिएगा। लेकिन ये जो हुआ है परवेज़ खटक साहब की पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए, एक अनदर किंग्स पार्टी बनाने के लिए ये जो वाक़या हुआ है, आपको नहीं लगता कि इसके बाद तो ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सारा कुछ काम और मजीद तेज किया गया? नहीं, ये तो आपकी अपनी बात में ही कंट्रडिक्शन है। आप एक दफ कहते हैं कि 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था। अगर एक गलत चीज हुई है उसके ऊपर अगर कोई आदमी उस वजह से पार्टी से अलहदगी कर रहा है या उसके अंदर उसके अपने जाती मफाद भी है या कोई चीज है, तो इसको अंदर तो आपको कोई गिरा नहीं होना चाहिए ना जनाब। अगर एक लीडर अपनी मर्जी से बगैर किसी से मशवरा किए एक लाइन लेता है तो ये सारे डमीज तो नहीं है ना। आफ्टर ऑल ये भी तो मुल्क के खैर खा लोग हैं। अगर वो खैर खा समझते हैं कि ये गलत हुआ है तो वो फिर चीज उनसे अलहदगी कर रहे हैं, तो आई मीन आपको और मुझे क्या इतराज हो सकता है? अगर ये चीज गलत हुई है और उन लोगों का फेल गलत है तो इलेक्शन में उनको लोग वोट नहीं देंगे और वो कहेंगे कि आपने पार्टी का कोई और वजूहात रखी है। देखिए, एक आदमी एक चीज को बुरा कह रहा है, आप भी कह रही हैं खुद कि बार बार आपने 9 मई का जिक्र किया। अगर 9 मई का मैं भी समझता हूँ कि ये इतनी चीज सारी जगहों पर इतने जगहों पर इकट्ठा एक चीज नहीं हो सकती अगर इसमें प्लान ना हो। मैं भी ईमानुल्लाह ये समझता हूँ। अगर एक आध वाकया होता हम समझते कि ये नहीं है, मगर ये मियां वाली में भी हो रहा है, फलानी जगह भी हो रहा है, पिंडी के गेट पे भी हो रहा है और इनके अपने फैमिली मेंबर्स भी ये कर रहे हैं और इनके जो चीदा बड़े पुराने इनके साथी हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो फिर कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो इंस्ट्रक्शन है ना जनाब। और दूसरी बात जो अपना बाकी मौजूद साथी कह रहे हैं कि देखें, एक तो तफ्तीश है, तफ्तीश के अंदर सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि जी कितना कौन कसूरवार है। चले वहां पर भी तफ्तीश जो है वो गलत की गई है मसलन, तो उसके बाद ये एक खुले अदालत में केस चलेगा, वहां पर भी गवाह पेश होंगे जो कि सच्चे और झूठे, और उनका जो अपना सवाल जवाब होगा वकीलों का, डिफेंस लॉयर का, दूसरों का, वो अवाम को आपकी प्रेस और आपकी वीडियोज आपकी मीडिया वाले उसको उजागर कर देंगे कौन आदमी कितना कसूरवार है। मगर ये तो नहीं हो सकता ना कि जनाब एक चीज हुई हो जब उसको अमली जामा पहनाने के लिए कानूनी कार्रवाई कहें तो फिर कहेंगे नहीं जी ये तो औरत है, इसको तो कानून में ये नहीं करना चाहिए, ये तो जी बेचारा बड़ा शरीफ आदमी है। ये क्वेश्चन है कि आपके ऊपर गलत इल्जाम लग सकते हैं, मर्डर के इल्जाम भी गलत लोग लगाते हैं, मगर वो अदालत के अंदर जब जाता है तो अगर मुनसिफ सही हो और वो बैठकर और आपके गवाहों पे जरा हो जाए तो उस अवाम के सामने एक एक चीज सामने आ जाएगी। मेरा और आपका तो कहने का फायदा ही कोई नहीं है किसी चीज का कि फलाना मुजरिम है या फलाना नहीं है। सही खाकवानी साहब, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन मेरे सवाल में तो शायद उस तरह नहीं थी ना है, क्योंकि मैंने सवाल वही पूछा है कि अगर इल्ज़ाम है और अगर लोग पकड़े गए, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी साहब सर बाहर आ जाते हैं और ऑन दी अदर हैंड अली मोहम्मद खान साहब पकड़े जाते हैं, जैसे वो बाहर आते हैं वापस अंदर चले जाते हैं। परवेज साहब को जो उनके साथ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। अब ये जो 2 लोगों का मामला है, इट्स आउट ऑफ यू नो कि वी कैन बिलीव इट
कि जो लोगों ने ये किया है इंतकाम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जुर्म साबित होना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो 9 मई को लोग पकड़े गए हैं, 20 मिसालें हैं कि घर वाले नहीं मिल सकते हैं, पता नहीं था उनको 2-2 3-3 हफ्ते तक कि उनके लोग पकड़े गए हैं, है कहाँ पर। तो कॉन्ट्रडिक्शन तो इस चीज़ में भी है। और अगर बात करते हैं आप 9 मई के वाक़े भी, तो हम कंडेम कर रहे हैं भाई, हम कहते हैं सरगना को पकड़े तो सही ना। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन लड़ना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड वज़ीर दिफा साहब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाअहल हो जाएंगे। हुण तुसी दस दिओ तुसी करना की है, इलेक्शन होना तो बगैर होने ने कि उन्हां दे नाल होने ने? देखें फरवा, बात ये है कि जो कुछ भी जिसने किया है उसको बड़ा अंदाजा है और पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। जिस तरह से कि मैंने पहले आपको इनके मादी करीब के कुछ किस्सों से मतलब है कि वो बयान किए हैं और जिससे पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। 9 मई के वाक़यात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। किस तरह से इन्होंने हुकूमत को चलाया, किस तरह से आपने पंजाब में देखा कि वो जो है मतलब है कि बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टर बनाया गया, किस तरह से बुशरा बीबी और जो फरा गोगी साहिबा थी एक नेक्सस बना, जिस तरह से पंजाब में और दीगर जगह पर सौदेबाजियाँ होती रहीं, जिस तरह से करप्शन होती रही, जिस तरह से परवेज इलाही साहब ने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पंजाब को लूटा है, वो चीज़ें कोई किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से उनके फरजंदे अर्जुमंद पाकिस्तान से लूट के पैसा बाहर ले गए, जिस तरह से जो इन्होंने नए इजला बनवाए उसमें जिस तरह से फज पेमेंट्स की गई, फिर उसके बाद अभी तक भी सहूलतकारी का सिलसिला थमने नहीं आ रहा। अभी तक भी इस निज़ाम को दाहिर दुरुस्त करने के लिए आपने देखा है कि 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें हो जाती हैं, ट्रकों वाली ऑडियो वीडियो सामने आ जाती हैं, बेशुमार अभी किस्से देखे, रातों रात तमाम केसेस के फैसले नहीं हो सकते। फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना का केस है और करप्शन के बेशुमार केसेस है। जो देखें जो चीजें हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और इन तमाम चीजों को स्ट्रीमलाइन होते हुए टाइम लगेगा। लिहाजा जिस तरह से कोई मुझे ये बताएं आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी नाअहल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखें यकीनी तौर पर जो तो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं, जिस किस्म के वाकयात में वो मुलव्वस हैं, जिस तरह से कि उन्होंने किया है उस हिसाब से तो बिल्कुल नाअहल होना चाहिए। उन्होंने कोई सियासी किरदार तो अदा ही नहीं किया। उन्होंने देखे ना, एक वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदी गई, जब पीटीवी के ऊपर कब्जा किया गया, जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई, बिजली और गैस के बिल जलाए गए, चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था, फिर आपने देखा कि वो किस तरह दंगे फसाद किए गए, फिर पूरे मुल्क को लॉकडाउन किए गए। ये कोई सियासी वतीरा नहीं है। इस तरह से गिरफ्तार हो रहे हैं सर। देखें ये इदारों का काम है दायरा गिरफ्तारियां करनी, केसों को करना। जब एक बंदा अदालत में जाता है, एक केस में गिरफ्तार होता है, उसका रिमांड लिया जाता है, फैसला आ जाता है कि फौरी तौर पर इसको छोड़ दे और किसी और केस में गिरफ्तारी न डालें। सितंबर के बाद गिरफ्तार हो रहे हैं, नाअहल हो रहे हैं, सितंबर के बाद हो रहे हैं। देखें ये तो उन इदारों का काम है, वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो हालात वाकयात है, मेरा तो ख्याल है कि जाहिर है वो इमरान खान हो, कोई हो, मैं हो, आप हो, जो भी इस किस्म के वाकयात में मुलव्वस हो, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो सितंबर हो, अगस्त हो, हाँ अगर सहूलतकारियों का सिलसिला थम जाए तो इससे बहुत अर्सा पहले भी गिरफ्तारी तो पहले भी इदारों ने की थी, रिमांड भी लिए थे जिस तरह से कि मैंने बताया। सही है, ठीक है, वो गिरफ्तारी कायम ना रही। मेरी एक मिनट गुजारिश सुन ले। वो लोग जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज कह चुके हैं कि भाई ये जो पनामा का केस था ये एक सिर्फ ड्रामा था और किस तरह से अकामा के ऊपर नाअहल किया गया, 2-2 साल जेलों में बंद, खवातीन को भी जेलों में बंद किया जाता रहा। लेट्स जस्ट आस्क जुल्फिकार अली साहब, सर क्या हो गया? पंजाब में आप लोग आए, ऐसा लगा जैसे पंजाब फतह कर लेंगे, आप लोग बड़ी सीटें निकालेंगे, फिर आईपीपी वजूद में आती है और फिर एकदम से ठंडी हवा चलती है, सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। जरदारी साहब खैर लाहौर में आए भी, मुलाकात भी की, लेकिन कोई वाइब नहीं आ रही पीपल्स पार्टी की पंजाब में अच्छी। हुआ क्या?
देखिए आईपीपी का बनना उसका पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर आते हैं जैसे। सर क्यों नहीं है? आपके मुकाबले में एक बड़ी जमात खड़ी की हुई है, एक बड़ी जमात आई है, पंजाब सेंटर्ड जमात है, मतलब आपको क्या लगता है कि वहाँ वोट नहीं जाएगा? पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री और आईपीपी की हिस्ट्री में बड़ा फ़र्क है। ये है कि अभी उसको तो मेरा ख्याल से 40 दिन नहीं हुए बने हुए, और पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल से 50 साल से भी ज़्यादा हो गए, 60 ऑलमोस्ट 60 ईयर, मोर देन 60 ईयर्स। तो बात कहने की ये है कि आप पीपल्स पार्टी का आईपीपी से मुकाबला नहीं कर सकते, यू कांट मेक अ कंपैरिजन। और जरदारी साहब जब लाहौर आते हैं तो वो ही इज़ नॉट आइंग ऑन आईपीपी पीपल, वो आईपीपी वाले जो हैं वो तो आपको पता है कि पीटीआई जो छोड़ के गया है, और उन्होंने आके बिग सीट्स ना, तो मुझे बताएं कि उसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए पीपल्स पार्टी तो अपनी पार्टी की लीडरशिप और अपने कैंडिडेट्स के ऊपर रिलाय कर रही है। हाँ, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जिसके ऊपर हम समझते हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी के अंदर कोई पढ़ा लिखा, अच्छे बिहेवियर वाला, अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला बंदा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करता है और पीपल्स पार्टी उस हल्के में उसको अकोमोडेट कर सकती है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। तो जरदारी साहब तो कभी नहीं चाहेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी छोड़ के आए और वो पीपल्स पार्टी पे आके काबिज हो जाए। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ना कभी चाहती है ना कभी चाहेगी। चंद बंदे, चंद अफराद हो सकते हैं, लेकिन सारी पार्टी नहीं है। और एक आपने बात की थी अपने इंट्रोडक्शन में कि एमआरडी के साथ आपने पीडीएम को मिला दिया था। एमआरडी जब बनी थी तो उस टाइम पे ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, लेकिन जब पीडीएम बनी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, और उस टाइम पे एक इलेक्टेड सो कॉल्ड सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और उस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को आईनी और कानूनी तरीके से घर भेजने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को। आपने मुझे अच्छा याद कराया, अच्छा मूव था बिलावल साहब का, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बदर साहब, लेकिन अच्छा मूव था कि उन्होंने बनाई और उसके बाद खुद ही अलग हो गए। बड़ा उनको तो हमारी पार्टी को तो पुश करके बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आप देखें कि फिर एक साल बाद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल साहब ने सबको इकट्ठे करके फिर ये आईनी और कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया, और ये हुकूमत खतरा तो नहीं आपको आईपीपी से? मैं ये पूछ लूं फिर मुझे ब्रेक। 1% का भी कोई खतरा नहीं। खाकवानी साहब आपने सुन लिया, आप लोगों से किसी जमात को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक जो इल्जाम आयद किया जा रहा है आईपीपी पे वो ये किया जा रहा है कि अभी तक एसएपीएम का जो ओहदा है वो ऑन चौधरी साहब के पास मौजूद है। तो मुझे बताएं कि इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बात की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दिया जाएगा। आपको बी पार्टी कहा जा रहा है हुकूमत की। मैं आपका जवाब लेती हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खाकवानी साहब, सवाल मैंने आपसे कर लिया था, ये क्या वजह है कि ऑन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब अभी भी आउट नहीं हुए हैं? मैं पहले भाई साहब का पीपल पार्टी के जो दोस्त बैठे हैं, मैं इनसे अर्ज करूंगा कि हमारा भी पीपल पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारी भी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। अगर उनके हमारे से परेशान नहीं है तो हम तो आपके सबके दोस्त हैं। हमें कोई किसी किस्म का आपके साथ न कोई गिला है, न शिकवा है, न कोई ऐसी बात है। नंबर 1 तो आप मेहरबानी करके, जब हम आपके साथ एक अखलाकी तौर पे एक सलाम दुआ है और ताल्लुक़ है, और हमारा तो पुराना घर उनके साथ था, उसको छोड़ें। मगर ये सियासत में न हमारे साथ किसी की नाराज़गी है, न किसी के साथ अदावत है। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको अर्ज़ करूं तो एक अरसे से हमने नून लीग की और पीडीएम की हेल्प की, और उनका वज़ीर आज़म बनाने में जहांगीर खान ने और उनके साथियों ने, उस वक्त तो कोई जमात नहीं बनी थी, उन्होंने मुनासिब समझा कि उनकी हेल्प की जाए ताकि मुल्क में एक इस्तेहकाम की हुकूमत तो चलनी चाहिए ना जनाब। इसी तरह उनके बेटे को हमने यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के लिए अपना किरदार अदा किया और उनके हुकूमत में हिस्सा दिया। तो हमारा तो नून लीग के साथ और या पीडीएम की जमातों के साथ कोई नाराज़गी नहीं है। अगर वहाँ पर 10-15 दिन ये लोग बैठे रहेंगे तो कौन सा कोई बहुत ज़बरदस्त उनका नुकसान या हमारा नुकसान हो जाएगा। एक जमात में अभी पीपल पार्टी भी अपना उम्मीदवार खड़े करेगी, मौलाना फजल रहमान साहब भी करेंगे अपने उम्मीदवार, इसी तरह हम भी कर लेंगे। तो इसमें आपस में अगर एक जगह पर बैठ के हम एक मजबूत किस्म का एक लोगों को ये तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी मिल के लोगों के मसाइल हल करने में हम अगर असिस्ट कर रहे हैं,
तो इसमें लोगों को इस बात को उजागर करने की क्या जरूरत है कि फलाना आदमी कैबिनेट में बैठा है या गिराना नहीं है। 15 दिन के बाद सारे घर चले जाएंगे बीबी, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप सारे? नहीं, लेकिन बागे दौहर कहा था, फिरदौस बागे दौहर क्या कहा था यार? मैं फिरदौस आशिक अगर ये बताए ना, एक बात सुनो, ये जो पीपल पार्टी ने और बाकी जमातों ने कई दफा नाराजगी जाहिर की है और वहां पर प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाके उनसे बैठ के बात करके अगर मसला मसाइल कर रहे हैं तो व्हाट इज द इशू? अगर वो बीबी ने अगर ऑफ द कफ कोई चीज़ कह दी है अपना हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये उन्होंने कहा, उसको जहांगीर खान ने ओवर रूल करके कह दिया कि नहीं ये रहेंगे, ख़त्म होगी। वो एक राय थी इन द पार्टी कि ये होना चाहिए। चले, मैं थोड़ी सी सर वजाहत मांग लेती हूँ सर। ये मुझे बताओ, हम मुखालफत क्यों करें पीडीएम की? मुझे बताएं, कोई रीजन बताएं। सही है, ठीक है सर, लेकिन जिन खातून की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि आपकी पार्टी की वो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने तो ये भी ऑन रिकॉर्ड कहा है, आपके इनकार के बाद उन्होंने ये भी ऑन रिकॉर्ड कहा, सर हियर मी आउट है, उसको सीनियर बंदे ने ओवर रूल कर दिया, खत्म होगी बात यार। सही, ठीक है। एक आदमी को जस्ट बिकॉज उसका कोई इंफॉर्मेशन का उसने बगैर पूछे एक चीज कह दी तो उसको ओवर रूल कर दिया गया, खत्म हो गई बात। कि क्या ऊपर चेयरमैन I got your point सर। मेरा भी नाचीज का एक सवाल ले लें, वो ये है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप हजरात क्यों मेहरबानी करके एक नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। मुझे ये सर, हम तो क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं ना, आप कह रही है ना कि वहाँ क्यों हम बैठेंगे, वहाँ उनके साथ हैं, और अगर उनके साथ हमारी कोई नाराजगी या कोई अदावत नहीं है, इलेक्शन में आ जाएगा, इलेक्शन में उनके साथ वहाँ पर क्या क्या इलेक्शन में लड़ने, अपने बंदे इकट्ठे करके हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, वो हो जाएगा। ठीक है। अभी आप लोगों का अभी सर मुझे सिर्फ ये क्लियर कर दे, आप लोगों को कोई इरादा नहीं है कि आप आन चौधरी या नुमान लंगड़ियाल साहब को आउट करें? अभी जो भी 10-12 दिन रह गए हैं यार, ये कोई लफ्ज नहीं है आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं सर, कैबिनेट से ना सर, कैबिनेट से आप और मैं कौन होते हैं किसी को आउट करने के लिए? मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, अखलाक के दायरे में रह के एक दूसरे से बात करें। एक मौजूद आदमी है, दो अगर वो अपना कैबिनेट में बैठे हैं, उनको जहांगीर खान ने कहा है कि नहीं ये वहाँ बैठेंगे 15 दिन के लिए, जब वो तहलील होगी तो हम भी तहलील होके सारे अपने अपने काम में लग जाएंगे, अपना काम करेंगे, जो भी उस वक्त मुनासिब हुए, जो पार्टी का डिसीजन हो। इतनी सी बात है। आप मुझे ब्रेक का आउट हो जाएगा फलान, नोबडी इज गोइंग आउट। ठीक है सर, I respect your opinion that we need to do for each other। लेकिन बाय द वे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने ये भी फरमाया था कि मैंने उस पर आपसे क्लैरिफिकेशन ली थी कि उस्मान बुज़दार साहब ने रब्ता किया, आपने मना किया। जब मैंने उनसे आप ही की बात पर सवाल किया तो उन्होंने उसको भी डिनाई किया। उन्होंने कहा आई डोंट नो खाकवानी साहब को क्यों नहीं मालूम, लेकिन ये हुआ होगा। और ये ज़ाहिर है कि बात कहीं ना कहीं से खुली तो है। एक दो अशखास अगर कैबिनेट में होते हैं तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग दिस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस कि ये हुकूमत की बी पार्टी है, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्शन जाके एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ना ना। एक ब्रेक बहरहाल लेते हैं, फिर वापस आते हैं। अली गौहर बलोच साहब, क्विकली बताइएगा मुझे, क्योंकि वक्त की किल्लत है, कि आप लोगों ने निगरान सेटअप पे क्या मुशावरत की है पीपल्स पार्टी के साथ? क्या टेक्नोक्रेट्स के ऊपर बात हुई है? कोई सीनियर सियासतदान होगा या कोई और ऑप्शंस भी मौजूद है? इसमें खास सहाफ़ी का भी नाम है, तो मुझे इस पे क्लियर कर दें। और असेंबलीज जो टूटने वाली बात है उस पर क्या आप लोगों ने तय किया? देखिए तमाम चीज़ों के ऊपर जितने भी इत्तेहादी हैं, चाहे वो पीडीएम के अंदर हैं या पीडीएम से बाहर हैं, उन तमाम के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। और अभी तक कोई हतमी नाम सामने नहीं आए, लेकिन जो भी नाम डिस्कस हो रहे हैं वो लीडरशिप को पता है, अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम इत्तेहादियों से पूछा जाएगा। मैं साथ ही साथ इंतहाई मुख्तसरन ये गुजारिश करूंगा कि इत्तेहादियों में तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। और ये इत्तेहाद अपोजिशन में असम्बलियों में इलेक्ट होने के बाद अपोजिशन के तौर पर भी सामने आते हैं, हुकूमत के तौर पर भी सामने आते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी किसी पार्टी के अंदर मर्ज हो गई है। हाँ, इखलाकी तौर पर एक दूसरे के साथ मुशावरत का अमल, एक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने के
लिए, सियासत को आगे बढ़ाने के लिए आपस में एक खास लेवल तक तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करेंगे आप उन तमाम सियासी जमातों के साथ जो कर रहे हैं? हम हर सियासी जमात के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हो जत्थे या गिरोह, उनके साथ तो मुशावरत नहीं की जाती। चले मुझे ठीक है, हम नहीं समझते कि उन्होंने तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का किरदार अदा किया पाकिस्तान। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुल्ल साहब मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कारा साहब का ये बयान है कि टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, सहाफ़ी नहीं होना चाहिए, जज नहीं होना चाहिए, कोई रिटायर्ड सीनियर सियासतदान होना चाहिए, तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? और ये जो असेंबली टूटने वाली बात हो रही है कि 8 अगस्त को शायद तोड़ दी जाए, उस पर खैर मरीम औरंगज़ेब साहबा ने तो कह दिया है कि अभी ऐसा फैसला नहीं हुआ, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अभी तक कोई ऐसी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई कि जिसके अंदर कोई डेट फाइनल बता दी हो कि 8 तारीख को ही होगा। अभी मुशावरत जारी है। आसिफ अली जरदारी साहब की अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है लाहौर में भी, और आगे भी उनके साथ मुशावरत चलेगी। जैसे ही मुशावरत चलेगी उसके अंदर सिर्फ 2 पार्टियों ने नहीं, बाकी पार्टी की लीडरशिप ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने बैठ के पहले मुशावरत करना है, डिसाइड करना है, फिर एक फाइनल डेट को भी ये जो पीडीएम और अलाइज हैं वो एक फाइनल डेट भी दे देंगे, और उसके बाद फिर किसने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनना है और कौन सी बैकग्राउंड से उसने आना है, आइदर ही इज़ अ पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन या जो भी है, तो उसका भी फैसला वो तमाम इत्तेहादियों ने मिलकर वो करेंगे। सॉरी, मैं आपको काट रही हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। खाकवानी साहब, आपका मुझे पॉइंट चाहिए कि आपकी जमात को कोई एतराज़ तो नहीं है कि अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आता है या कोई और बंदा आउट ऑफ सियासत लगाया जाता है? नहीं, मैं तो अर्ज करूँगा अभी इसकी डिस्कशन पे नहीं हुई इस बात पे। मैं तो अगर आप ईमानदारी से पूछें और इस इलेक्शन को कामयाब करने के लिए और इलेक्शन के रिज़ल्ट को मानने के लिए और उसके बाद हुकूमत बनाने के लिए अगर सारे जमातों का आपस में इत्तेफाक हो, उस पर पीटीआई इमरान खान की पार्टी का भी बीच में अमल हो, तो ये मुस्तहकम एक तरीके से हुकूमत और इलेक्शन कामयाब होगा। नहीं तो ये एक लड़ाई का सबब बनेगा, और उसी तरीके से जिस तरीके से फिर धरने शुरू होंगे, उसी तरीके से जब तहरीकें सड़कों पे आएंगी, वो मुल्क की इस वक्त की जो अपना सियासी और हमारी इकोनॉमी का हालात हैं, वो इसका मतलब नहीं हो सकते कि वो हमारा इलेक्शन कामयाब, और उसको कामयाब होना चाहिए और उसको मानना चाहिए उसके रिजल्ट। ठीक है, खाकवानी साहब जाते हैं सिर्फ एक छोटा सा क्विक आंसर चाहिए आपका, पीटीआई के साथ भी मुशावरत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। वो पाकिस्तान के 2-2.5 करोड़ आदमी का वोट लेके आए हैं, आप कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए। अगर उनके किसी बंदों ने मिलके ये काम गलत किया तो वो अदालत में फेस करेंगे अपना मसले मसाइल, उनको सजाएं मिलेगी वहाँ अगर वो उनके खिलाफ केस हो गया। मगर एक पार्टी का जुज़्व तो है ना जनाब। ठीक है खाकवानी साहब, 2-2.5 करोड़ जो है जिन्होंने वोट। सर खाकवानी साहब माजरत जाऊंगी, वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका भी। अली गौहर बुल्ल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और जुल्फ़िकार बुल्ल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, वही बात है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि कौन कितना कैसे और कहाँ बदला। लेकिन बहरहाल कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।